नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात कासगंज उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। राधा हसीन सपने देखने वाली युवती थी। 2 भाइयों की इकलौती बहन। उसे माँ बाप और भाइयों के प्यार की कभी कमी नहीं रही। लेकिन राधा की जिंदगी ही नहीं बल्कि मौत भी एक कहानी बनकर रह गई, एक दुखद कहानी। राधा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी आशिकी इतनी दुखद साबित होगी कि ससुराल और मायके दोनों जगह नफरत के ऐसे बीज बो जाएगी जिसके पौधों को काटना तो दूर, वो उसकी गंध से ही तड़प उठेगी। कासगंज उत्तर प्रदेश के गांव सैलई से विजय पाल सिंह अपने 3 बेटों मुकेश, सुखदेव और संजय के साथ इसी गांव में खुशहाल जीवन बिता रहे थे। विजय पाल के पास खेती की जमीन थी, साथ ही गांव के अलावा कासगंज में पक्का मकान भी था। मुकेश और सुखदेव की शादियां हो गई थी। मुकेश गांव में ही परचून की दुकान चलाता था, जबकि सुखदेव कोचिंग सेंटर में बतौर टीचर की नौकरी करता था। विजय का तीसरे नंबर का छोटा बेटा संजय ट्रक ड्राइवर था। विजय पाल का पड़ोसी केसरीलाल अपने 2 बेटों प्रेम सिंह, भरत सिंह और जवान बेटी तुलसी के साथ सैलई में ही रहता था। पड़ोसी होने के नाते विजयपाल और केसरीलाल के बीच में पारिवारिक संबंध थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि केसरीलाल की जवान बेटी तुलसी पड़ोस में रहने वाले संजय को इतना चाहने लगेगी कि अपनी अलग दुनिया बसाने के लिए परिवार तक से बगावत कर बैठेगी। जब केसरीलाल को पता लगा कि बेटी बेलगाम होने लगी है, तो उसने तुलसी पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया। लेकिन तुलसी को तो ट्रक ड्राइवर भाग गया था, इसलिए वो बागी हो गई। संजय और तुलसी के मिलने जुलने की चर्चा ने जब गांव में तूल पकड़ा, तो केसरीलाल ने विजयपाल से संजय की इस गुस्ताखी के बारे में बताया। विजयपाल ने केसरीलाल से कहा कि वो निश्चिंत रहे, संजय ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि उसकी बदनामी हो। लेकिन इससे पहले कि विजयपाल कुछ करता, संजय तुलसी को लेकर गांव से भाग गया। घर वालों को ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर संजय और तुलसी ने कोर्ट में शादी करके अपनी अलग दुनिया बसा ली। केसरीलाल को बागी बेटी की यह हरकत पसंद नहीं आई। उसने तय कर लिया कि परिवार पर बदनामी का दाग लगाने वाली बेटी से कोई संबंध नहीं रखेगा। कई साल तक तुलसी का अपने मायके में कोई संबंध नहीं रहा। कालांतर में तुलसी ने शिवम को जन्म दिया, तो माँ बाप का दिल भी पिघलने लगा। तुलसी संजय के साथ खुश थी, इसलिए माँ बाप उसे पूरी तरह गलत नहीं कह सकते थे। इसी के चलते उन्होंने बेटी दामाद को माफ करके घर बुला लिया। सब कुछ ठीक हो गया था, तुलसी खुश थी। 4 साल बाद वो 2 बच्चों की माँ भी बन गई। उसने सास ससुर और परिवार वालों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। सैलई में तुलसी के चाचा अयोध्या प्रसाद भी रहते थे, जिन्हें लोग अयुधी भी कहते थे। अयुधी के 2 बेटे थे, दीप और विपिन। साथ ही एक बेटी भी थी, राधा। राधा और तुलसी दोनों की उम्र में थोड़ा सा अंतर था। हम उम्र होने की वजह से दोनों एक दूसरे के काफी करीब थी। जब तुलसी संजय के साथ भाग गई, तो राधा खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। तुलसी संजय के साथ कासगंज में रहती थी। राधा को उन दोनों के गांव आने का इंतजार रहता था। बहन और जीजा जब भी गांव आते थे, राधा ताऊ के घर पहुंच जाती थी। जीजा साली के हंसी मजाक को बुरा नहीं माना जाता, इसलिए संजय और राधा के बीच हंसी मजाक चलता रहता था। मजाक से हुई शुरुआत धीरे धीरे रंग लाने लगी। संजय स्वभाव से चंचल तो था ही, धीरे धीरे तुलसी से आशिकी का बुखार हल्का भी पड़ने लगा था। एक दिन मौका पाकर संजय ने राधा का हाथ पकड़ लिया। राधा ने हंसते हुए कहा, जीजा जी, तुमने इस तरह तुलसी दीदी का हाथ भी पकड़ा था ना? हाँ, ठीक ऐसे ही, संजय बोला। तो क्या इस हाथ को हमेशा पकड़े रहोगे? राधा ने पूछा। संजय ने हड़बड़ाकर राधा का हाथ छोड़ दिया। राधा ने गंभीर होकर कहा, बड़े डरपोक हो जीजा जी, अगर लुक छिपकर तुम कुछ पाना चाहते हो तो मिलने वाला नहीं है। हाँ, बात अगर गंभीर हो तो सोचा जा सकता है। राधा संजय के दिलो दिमाग में बस चुकी थी, जबकि तुलसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उसकी चचेरी बहन ने किस तरह संबंधों में सेंध लगा दी है। राधा उसके जीवन में अचानक घुस आएगी, ऐसा तुलसी ने कभी सोचा भी नहीं था। संजय पर विश्वास करके उसने अपने माँ बाप से बगावत की थी, लेकिन उसे लग रहा था कि संजय के दिल में कुछ है जो वो समझ नहीं पा रही है। दूसरी तरफ राधा सोच रही थी, क्या सचमुच संजय उसके प्रति गंभीर है
या फिर सिर्फ मस्ती कर रहा है। संजय का स्पर्श उसकी रगों में बिजली के करंट की तरह दौड़ गया था। उसने सोचा कि ये बात गलत है। अब वो अकेले में संजय के करीब नहीं जाएगी। उसने खुद को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन संजय हर घड़ी हर पल उसके दिलो दिमाग में मंडराता रहता था। अगले कुछ दिन तक संजय गांव नहीं आया तो एक दिन राधा ने संजय को फोन करके पूछा, क्या बात है जीजा, दीदी गांव क्यों नहीं आती? ओह राधा तुम हो, जीजा से बात कर लो, मुझसे क्या पूछती हो? अगर ज्यादा दिल कर रहा है तो हमारे घर आ जाओ, कल ही लंबे टूर से वापस आया हूँ। राधा का दिल धड़कने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी बहन के पति की ओर खींची जा रही है। हालांकि वो जानती थी कि ये गलत है। अगर उसने संजय से संबंध बनाए तो पता नहीं संबंधों में कितनी मजबूती होगी। संजय मजबूत भी हुआ तो समाज और परिवार के लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे। ये संबंध कितने सही होंगे वो नहीं जानती थी, पर आशिकी हिलोरे ले रही थी। लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला है। फिर एक दिन राधा अपनी बहन के घर कासगंज आ गई। शाम को जब संजय ने राधा को अपने घर देखा तो हैरानी से पूछा, राधा तुम यहाँ? हाँ, और अब शाम हो रही है, मैं जाऊंगी भी नहीं। राधा ने संजय को गहरी नजर से देखते हुए कहा, अरे वाह, तुम्हें देखते ही इसने रंग बदल लिया। मैं इसे रुकने को कह रही थी तो मान ही नहीं रही थी। तुलसी ने कहा। वो राधा और संजय के मनोभाव से बिल्कुल बेखबर थी। संजय ने चाचा के घर फोन करके कह दिया कि उन लोगों ने राधा को रोक लिया है, सुबह वो खुद छोड़ आएगा। उस दिन राधा वहीं रुक गई, लेकिन तुलसी के दाम्पत्य के लिए वो रात कयामत की रात थी। इंटर पास राधा से तुलसी को ऐसी नासमझी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन राधा के दिलो दिमाग पर तो जीजा छाया हुआ था। रात का खाना खाने के बाद तुलसी ने राधा का बिस्तर अलग कमरे में लगा दिया और निश्चिंत होकर सो गई। लेकिन राधा और संजय की आंखों में नींद नहीं थी। देर रात संजय राधा के कमरे में पहुंचा तो राधा जाग रही थी। जानते हुए भी संजय ने पूछा, तुम सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे ये बताओ जीजा, तुमने मुझे क्यों रोका है? क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। सोच लो जीजा, साली से प्यार करना महंगा भी पड़ सकता है। राधा ने कहा। वो सब छोड़ो, बस ये जान लो कि मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ और तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। ये कहकर संजय ने राधा को गले से लगा लिया। इसके बाद दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गई। जो संबंध संजय के लिए शायद मजाक थे, उन्हें लेकर राधा गंभीर थी। इसलिए दोनों के बीच में 2 साल तक लुका छिपी चलती रही। फिर एक दिन राधा ने पूछा, अब क्या इरादा है? लगता है माँ को शक हो गया है। जल्दी ही मेरे लिए रिश्ता तलाशा जाएगा। मुझे ये बताओ कि तुम दीदी को तलाक दोगे या फिर नहीं? ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुलसी को कैसे तलाक दे सकता हूँ? बड़ी मुश्किल से तुलसी के घर वालों ने स्वीकार किया है, संजय बोला। तो क्या तुम साली को मौज मस्ती के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? ये सब महंगा भी पड़ सकता है। जीजा मुझे बताओ कि अब क्या करना है? राधा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम दोनों कासगंज छोड़कर कहीं और रहेंगे और कोर्ट में शादी कर लेंगे। मजबूर होकर तुलसी तुम्हें स्वीकार कर ही लेगी। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम तुलसी को छोड़ दोगे। पागल मत बनो, वो मेरे 2 बेटों की माँ है। लेकिन मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि तुम्हें वे सारे अधिकार मिलेंगे जो पत्नी को मिलते हैं। संजय ने राधा को समझाने की कोशिश की। आखिर राधा जीजा की बात मान गई और एक दिन संजय के साथ भाग गई। दोनों ने बदायूं कोर्ट में शादी कर ली। अगले दिन राधा के घर में तूफान आ गया। उसकी माँ को तो पहले से ही शक था। पिता युधी इतने गुस्से में था कि उसने उसी वक्त फैसला सुना दिया। समझ लो राधा हम सबके लिए मर गई। आज के बाद इस घर में कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। उधर संजय परेशान था कि अब राधा को लेकर वो कहाँ जाए। उसने तुलसी को फोन करके बता दिया कि उसने राधा से कोर्ट मैरिज कर ली है। अब तुम बताओ, मैं राधा को घर लाऊं या नहीं? तुलसी हैरान रह गई। पति की बेवफाई से तुलसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सास ससुर को सारी बात बता दी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसी बीच मोहब्बत का मारा घर का छोटा बेटा अपनी नई बीवी को लेकर घर आ गया। तुलसी क्या करती? उसे ना तो मायके वालों का सहयोग मिला और ना ससुराल वालों का। अगर वो अपने पति के खिलाफ जाती तो 2 बच्चों की माँ क्या करती? आखिर तुलसी ने हथियार डाल दिए।
और सौतन बहन को कबूल कर लिया। राधा ससुराल आ तो गई, पर उसे ससुराल में वो सम्मान नहीं मिला जो एक बहू को मिलना चाहिए था। साल भर के बाद भी राधा को कोई संतान नहीं हुई तो उसके दिल में एक भय सा बैठ गया कि अगर उसे कोई बच्चा नहीं हुआ तो वो क्या करेगी। इसी के मद्देनजर वो तुलसी और उसके बच्चों के दिल में जगह बनाने की भरसक कोशिश कर रही थी। इसी में संजय ने कुछ सोचकर एटा के अवंतीबाई नगर में रिटायर फौजी नेकपाल के मकान में 2 कमरे किराए पर लेकर अपने परिवार के साथ वहीं पर रहने लगा। तुलसी जब तक कासगंज आती जाती रहती थी। संजय ने दोनों बच्चों नितिन और शिवम को स्कूल में दाखिल कर दिया था। राधा से बच्चे काफी हिल मिल गए थे। तुलसी ने सौतन को अपनी किस्मत समझ लिया था, लेकिन अभी जीवन में कुछ होना बाकी था। कोई नहीं जानता था कि कब कौन सा तूफान आ जाए। सतही तौर पर सब कुछ ठीक ठाक था, पर अंदर ही अंदर लावा उबल रहा था। राधा को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। उसके लिए मायके का दरवाजा बंद हो चुका था। ससुराल वालों से भी अपनेपन की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे ये अपराध बोध भी परेशान कर रहा था कि उसने अपनी ही बहन के दाम्पत्य में सेंध लगाई है। परिवार की बड़ी बहू तो तुलसी ही थी। राधा को जब तक तुलसी के ताने भी सहने पड़ते थे। जिंदगी में सुख चैन नहीं था। आगे देखती तो भी अंधेरा ही नजर आता था। एक संजय का प्यार ही था जिसके सहारे वो सौतन की भूमिका निभा रही थी। 23 मई 2016 को संजय को उसके किसी दुश्मन ने गोली मार दी। जख्मी हालत में उसे अलीगढ़ मेडिकल में ले जाया गया। उसकी हालत गंभीर थी। राधा डर गई कि अगर संजय मर गया तो वो कहाँ जाएगी। संजय की देखरेख कभी तुलसी करती तो कभी राधा। तभी तुलसी ने राधा से कहा, संजय की हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है, तुम जाकर बच्चों को देखो, मैं यहाँ संभालती हूँ। जुलाई महीने में संजय की हालत कुछ सुधरी तो घर वाले उसे कासगंज वाले घर ले आए। तुलसी अपने पति के साथ थी, जबकि राधा बच्चों के साथ पति से दूर थी। अस्पताल में संजय ने एक बार राधा से कहा, मेरी हालत ठीक नहीं है, अगर तुम किसी और से शादी करना चाहो तो कर लो। ये सुनकर राधा सन्न रह गई। ये क्या कह रहे हो संजय, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम्हारे लिए कितना कुछ सह रही हूँ। मेरे जैसी औरत से कौन शादी करेगा और कौन मुझे मान सम्मान देगा। उस दिन के बाद से राधा डिप्रेशन में रहने लगी। पति और बच्चा दोनों ही उसकी ख्वाहिश थी, अगर पूरी नहीं होती तो वो कुछ भी नहीं थी। नितिन और शिवम इस बात से अनभिज्ञ थे कि मौसी क्यों परेशान है और उसकी परेशानी कौन सा तूफान लाने वाली है। 19 अगस्त 2016 को बच्चे स्कूल से आए तो राधा ने उन्हें खाना दिया, फिर दोनों पढ़ने बैठ गए। राधा ने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। रात का खाना खाकर सब टीवी देखने बैठ गए। किसी को पता ही नहीं चला कि मौत ने कब दस्तक दे दी। कुछ देर बाद राधा ने कहा, तुम लोग सो जाओ, सुबह उठकर स्कूल भी जाना है। कुछ देर बाद बच्चे सो गए। राधा ने संजय को फोन किया, लेकिन घंटी बजती रही, फोन नहीं उठा। ये सोचकर राधा का गुस्सा बढ़ने लगा कि क्या मैं सिर्फ सौतन के बच्चों की नौकरानी हूँ। मेरे बच्चे नहीं होंगे तो क्या मुझे घर की बहू का सम्मान नहीं मिलेगा। संजय ने तो परिवार में सम्मान दिलाने का वादा किया था, पर वो मर गया तो ऐसे ही विचार उसे आहत कर रहे थे, गुस्सा दिला रहे थे। उसने देखा शिवम निश्चिंत होकर सो रहा था। गुस्से में राधा के हाथ शिवम की गर्दन तक पहुंच गए और जरा सी देर में 4 साल के शिवम का सिर एक और लुढ़क गया। बच्चे की मौत से राधा घबरा गई। उसने सोचा सुबह होते ही शिवम की मौत की खबर नितिन के जरिए सबको मिल जाएगी। इसके बाद तो पुलिस, थाना, कचहरी और जेल। संजय भी उसे माफ नहीं करेगा। ऐसे में क्या करे। उसे लगा शिवम के भाई नितिन को भी मार देने में ही भलाई है। उसने नितिन के गले पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया। नितिन कुछ देर छटपटाया, फिर बेहोश हो गया। राधा ने जल्दी से एक बैग में कपड़े, कुछ गहने और पैसे भरे और फिर ताला लगाकर बस अड्डे पहुंच गई, जहां मथुरा जाने वाली बस खड़ी थी। वो बस में बैठ गई। मथुरा पहुंचकर वो स्टेशन पर गई। वहां जो भी ट्रेन खड़ी मिली वो उसी में सवार हो गई। इधर जब सुबह नितिन को होश आया तो उसने खिड़की में से शोर मचाया। जरा सी देर में लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर जब लोग अंदर पहुंचे तो शिवम मरा पड़ा था। नितिन ने बताया, इसे राधा मौसी ने मारा है और मुझे भी जान से मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बेहोश हो गया था। लोगों ने कोतवाली में फोन किया। कुछ ही देर में थाना प्रभारी सुधीर कुमार पुलिस टीम के साथ वहां आ गए। पुलिस जांच में जुट गई। शिवम को अस्पताल भेजा गया,
जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। नितिन ठीक था, उसका मेडिकल परीक्षण नहीं किया गया। बच्चे के पोस्टमार्टम में मौत का कारण दम घुटना बताया गया था। इस मामले की सूचना कासगंज में विजयपाल को दे दी गई। विजयपाल ने 28 जुलाई 2016 को थाना एटा में राधा के खिलाफ धारा 307, 302 के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी। राधा के इस कृत्य से सभी हैरान थे। राधा कहाँ गई किसी को कुछ पता नहीं था। पुलिस ने मुखबिरों का जाल फैला दिया। राधा को पुलिस की लोकेशन मथुरा में मिली थी, लेकिन आगे की कोई जानकारी नहीं मिली। 23 अगस्त 2016 को लुधियाना के एक गुरुद्वारे के ग्रंथी ने फोन करके एटा पुलिस को बताया कि लुधियाना में एक लावारिस महिला मिली है, जो खुद को कासगंज की बता रही है। ये खबर मिलते ही पुलिस राधा की गिरफ्तारी के लिए रवाना हो गई। लुधियाना पहुंचकर एटा पुलिस ने राधा को हिरासत में ले लिया और एटा लौट आई। एटा में उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में राधा से पूछताछ की गई। उसने बताया कि वो सौतन के तानों से परेशान थी, जिसके चलते उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। अकेले हो जाने के तनाव में उससे ये गलती हो गई। राधा ने ये बात पुलिस के सामने दिए गए बयान में तो कही, लेकिन बाद में अदालत में अपना गुनाह स्वीकार नहीं किया। घटना का कोई चश्मदीद नहीं था। राधा ने अपने बचाव में कहा कि उसके खिलाफ रजिस्ट्रेशन मुकदमा चलाया जा रहा है, वो निर्दोष है, उसने किसी को नहीं मारा। तुलसी ने गवाही में कहा कि उसका राधा के साथ कोई झगड़ा नहीं है, उसे नहीं मालूम कि शिवम को किसने मारा। घटना के गवाह मुकेश ने कहा कि उसे जानकारी नहीं है कि राधा ने किस वजह से शिवम की हत्या कर दी और नितिन को भी मारने की कोशिश की। मुकेश विजयपाल का मंझला बेटा था। संजय ने अपनी गवाही में दूसरी पत्नी राधा को बचाने का भरसक प्रयास करते हुए कहा कि उसने अपनी पहली पत्नी तुलसी की सहमति से राधा से शादी की थी। राधा बच्चों से प्यार करती थी। जब दुश्मनी के चलते किसी ने उसे गोली मार दी तो वो अस्पताल में था। तुलसी भी उसके साथ अलीगढ़ के अस्पताल में थी। घटना वाले दिन राधा घर पर नहीं थी, जिससे सबको लगा कि राधा ही शिवम की हत्या करके कहीं भाग गई है। इसी आधार पर मेरे पिता ने उसके खिलाफ कोतवाली एटा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पर सच्चाई ये है कि घटना वाले दिन रात में 2 बदमाश घर में घुस आए थे, जिन्होंने शिवम को मार दिया और नितिन को भी मरा समझकर राधा को अपने साथ लेकर गए। बाद में उन्होंने राधा को कुछ ना बताने की धमकी देकर छोड़ दिया था। राधा कोतवाली एटा पहुंची और पुलिस को घटना के बारे में बताना चाहा, लेकिन पुलिस ने भी उसकी एक नहीं सुनी। राधा के अनुसार बदमाशों से डरकर शिवम रोने लगा और उन्होंने शिवम की हत्या कर दी और जेवर लूट लिए। लेकिन अदालत ने कहा कि राधा ने अदालत में ये बात कभी नहीं बताई। पुलिस के अनुसार राधा ने कभी भी अपने साथ लूट और बदमाशों द्वारा शिवम की हत्या की कभी कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई, न ही अपने 164 के बयानों में इस बात का जिक्र किया था। 8 साल के नितिन ने अपनी गवाही में कहा, माँ ने बताया कि मुझे अपनी गवाही में कहना है कि राधा ने मेरा गला दबाया था, लेकिन उसने राधा द्वारा शिवम की हत्या किए जाने के बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि वो राधा के साथ ही सो रहा था। जज रेणु अग्रवाल ने 21 जनवरी 2019 के अपने फैसले में लिखा कि नितिन की हत्या की कोशिश के कोई साक्ष्य नहीं मिले और न ही नितिन का कोई मेडिकल कराया गया, इसलिए आईपीसी की धारा 307 से उसे बरी किया जाता है। परिस्थिति के अनुसार साक्ष्य राधा द्वारा शिवम की हत्या करना बताते हैं, इसीलिए दोषी राधा जो जेल में है उसको आईपीसी की धारा 302 का दोषी माना जाता है। राधा को धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। आजीवन कारावास यानी बाकी का जीवन जेल में गुजरेगा। फैसला सुनते ही राधा का चेहरा पीला पड़ गया। संजय की मोहब्बत और उसके साथ जीने, उसके बच्चों की मां बनने की उम्मीद राधा के लिए सिर्फ एक चाहती बनकर रह गई थी। जीने मरने की स्थिति में राधा ने इधर उधर देखा, वहां आसपास कोई नहीं था। संजय उससे कहता था कि वो बेदाग छूटकर बाहर आएगी और वो उसे दुनिया की सारी खुशियां देगा। बेजान सी राधा ने जेल में अपने बैरक में पहुंचने के बाद इधर उधर देखा। चलचित्र की तरह सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने गुजर गई। कुछ ही देर में अचानक महिला बैरक में हंगामा मच गया। किसी ने जेलर को बताया कि राधा उल्टियां कर रही है, उसकी तबीयत बिगड़ गई है। जेल के अधिकारी महिला बैरक में पहुंच गए। उनके हाथ पैर फूल गए। राधा को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
राधा का मामला काफी संदिग्ध था। उसका विसरा सुरक्षित कर लिया गया और जांच के लिए अनुसंधान शाखा भी भेज दिया गया था। राधा के ससुराल और मायके में उसकी मौत की खबर दी गई, लेकिन दोनों परिवारों ने शव को लेने से इनकार कर दिया। राधा की विषैली आशिकी ने उसके जीवन में ही विष घोल दिया था। राधा के शव का सरकारी खर्च पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।